देखिए सर, इस टॉपिक में हमने ग्रेविटेशन टॉपिक का टेस्ट लिया है, मतलब टेस्ट ले रखा है मैंने। ठीक है, मैंने इसमें ग्रेविटेशन के सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी इंक्लूड कर रखे हैं, और साथ में एनसीईआरटी के साथ साथ देखिए इतने सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं। इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी हैं और साथ में एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन भी हैं। तो लगभग 60-70 क्वेश्चन का मैंने सेट लिया है। तो इसमें इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करिए, मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर कुछ होगा। मैंने सारे कॉन्सेप्ट अपनी ओर से पूरे कॉन्सेप्ट लेने की कोशिश कर रखी है इसमें। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को करते हैं। फिर उससे पहले मैं ज़रा सा इसके कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे पहला, इस पे जो 2 m मास के पार्टिकल हैं, तो न्यूटन ने उसके कहा था उस पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि हमेशा क्या होता है, एट्रैक्टिव होता है, स्क्वायर लॉ पे डिपेंड करता है। अगर इस फोर्स की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो क्या होता था, Gm1m2/r² के बराबर। ठीक है, और G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है यहाँ पे। ठीक, उसके बाद अगली चीज़, जो G की अगर हम बात करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ सरफेस पे, वो जो G आता है सर, वो होता है Gm/r²। ध्यान दीजिएगा, जो m मास का ऑब्जेक्ट आपने रखा है उसके मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये अर्थ का मास है, अर्थ का रेडियस है। तो जो अर्थ सरफेस पे जो ग्रेविटी G है, इस पे डिपेंड नहीं करता है कि वो पार्टिकल का मास क्या है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना। अब वो जो ग्रेविटेशनल फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी, अगर इंटेंसिटी की मैं बात करता हूँ, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी, तो E बराबर वो होती है सर F/m। ठीक है, F/m के बराबर होगी। और इंटेंसिटी का अगर आप मात्रक कहेंगे तो F का मात्रक न्यूटन पर किलोग्राम, या न्यूटन किलोग्राम -1 लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, इंटेंसिटी इतनी हो जाएगी। अब आगे देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की मैं बात करता हूँ, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होगा, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो हो जाएगा आपके पास -Gm/r के बराबर हो जाएगा। ठीक है, Gm/r के बराबर। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप मेरे से कहोगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो उसकी जो वैल्यू आ जाएगी -Gm अपॉन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, Gm, यहाँ पे स्मॉल m भी आएगा, m मास का पार्टिकल है ना, अपॉन r, भाई इतना अंतर होगा। एनर्जी की अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे, पोटेंशियल की बात करोगे, तो पोटेंशियल की यूनिट जूल पर किलोग्राम निकल के आएगी है। ठीक है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है तो जूल में ही डिनोट करोगे आप उसको। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगली चीज़ आती है इसमें, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है सर। एस्केप वेलोसिटी को आप डिनोट करोगे VE से, और उसकी वैल्यू जो निकल के आती है √2g मास ऑफ अर्थ अपॉन r। एस्केप वेलोसिटी का मतलब किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से आप बाहर फेंकना चाह रहे हो, मैग्नेटिक उसके फील्ड से बाहर, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर फेंकना चाह रहे हो, तो यहाँ पे स्मॉल g की वैल्यू रखेंगे, कैपिटल G की वैल्यू रख दो, तो इसको Gm/r की वैल्यू रख दोगे तो सॉल्व करके कितना आएगा, 2gr आ जाएगा, 2g कैपिटल R आ जाएगा। देखो G की वैल्यू यहाँ से उठा के रख देंगे ना, 2g/r आ जाएगा। अगली चीज़ आती है सर ऑर्बिटल वेलोसिटी। कोई सैटेलाइट है, उसको अर्थ के ये ग्रेविटेशनल फील्ड में इम्पोज करने के लिए, द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट, ठीक है, अराउंड द अर्थ, यही तो कहोगे आप इसको, अराउंड द अर्थ इज नोन एज V0। इसको क्या कहोगे आप, ऑर्बिटल वेलोसिटी। V0 इज इक्वल टू √, कितना आएगा सर, G कैपिटल M अपॉन R प्लस H आ जाएगा। ठीक है, आप कितनी हाइट पे उसको वो कर रहे हो, H क्या है, अगर ये केस क्या है, H जब बहुत बड़ा है तब है। अगर H R के कंपैरिजन में बहुत बहुत छोटा होगा तो इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगा देंगे हम। ये ऊपर आके क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको आप ऊपर ले आओगे, बाइनोमियल थ्योरम R कॉमन लोगे, तो जब आप R कॉमन लेते हो तो H/r निकालते हो, 1 + H/r आएगा। इसकी पावर -1 को जब सॉल्व करोगे तो ये -1/2 भी है, तो -1/2 से ये 2 आ जाएगा आगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन तक लेंगे। तो उस केस में कब की मैं बात कर रहा हूँ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से, ध्यान दीजिएगा, यही एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो उस केस में V0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √Gr के बराबर हो जाएगी। ये फॉर्मूले भी याद रखने हैं आपको। ठीक है, कब, जब ये केस हो। ठीक, अगली बात बताता हूँ मैं आपको, ये जो G का वैल्यू होता है, G की वैल्यू किस किस पे डिपेंड करती है, आपने पढ़ा होगा, एल्टीट्यूड पे डिपेंड करती है। एल्टीट्यूड मतलब हाइट, एल्टीट्यूड या हाइट भी कह सकते हैं इसको, हाइट पे डिपेंड करती है, डेप्थ पे डिपेंड करती है ना,
डेप्थ पे डिपेंड करती है। और तीसरी चीज़ डेप्थ और हाइट तो आ गई, हाइट डेप्थ आ गया। उसके बाद अगला वो डिपेंड करती है रोटेशन। रोटेशन किसका, अर्थ रोटेट करती है तो वो रोटेशन पे भी डिपेंड करती है। तो किस किस पे कैसे डिपेंड करती है वो चीज़ भी मैं बता देता हूँ आपको। इसका डिपेंडेंसी कैसे होती है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए किस तरीके से डिपेंड करती है वो देख लेते हैं सर। जी की अगर हम बात करें, एच हाइट पे जो जी का मान होता है, एच हाइट पे वो होता है जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर रेज टू दी पावर 1 प्लस एच अपॉन आर रेज टू दी पावर ये हो जाएगा आपके पास 2। ठीक है, तो ये जी एच की अगर मैं बात करता हूँ, ये यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाओ, जी एच की बात करता हूँ तो जी इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर आ जाएगा। ये कब होगा, ये एच लेस देन आर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा था, यहाँ तो सीधे ही हो गया। यहाँ पे आप ऊपर मैं आपको समझा रहा था ना सर, ये वाली चीज़, यहाँ बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, यहाँ सीधे ही हो जाएगा ये। ठीक है, आर के कंपेरिजन में बहुत छोटा होगा तो वो अपने आप ही इतना निकल के आ जाएगा। वैल्यू रखेंगे जी एम अपॉन आर, जी आर स्क्वायर वो आर हो जाएगा, ये एच नेगलेक्ट हो जाएगा ना, बहुत छोटा है वो। ठीक है, तो ये यहाँ बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे ही आ जाएगा वो। यहाँ पे पड़ेगी ज़रूरत, देखिए जब आप यहाँ कह रहे हैं तो ये ऊपर ले जाओगे तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से -2h इसीलिए आया, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ले लिया हमने ना, तो आर बहुत बड़ा है तो उस केस में इतना हो जाएगा। और दूसरा केस इसमें हम देखते हैं, डी डेप्थ पे अगर मैं जी की बात करूँगा, जी डी से नोट कर देता हूँ, वो मैं करा भी चुका हूँ आपको इसको, जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर होता है। हो सकता है नोटेशन कुछ और लिए हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जी की वैल्यू अर्थ के सेंटर पे 0 होती है, और जी की वैल्यू अर्थ सेंटर पे, अगर सेंटर पे बात कर रहा हूँ, सेंटर पे 0 होती है, तो जी की वैल्यू 0 होगी तो उसका भार भी कितना हो जाएगा, एम भी 0 हो जाएगा। कहाँ पे, सेंटर पे। ठीक है, इसका मतलब उसका जो भार हो जाएगा सेंटर पे, अर्थ सरफेस पे किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो 0 हो जाएगा। तीसरा मैंने रोटेशन बताया था, अगर आप जी डैश को निकालते हैं तो जी डैश बराबर रोटेशन के लिए फॉर्मूला निकलता है 1 माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी के बराबर ये फॉर्मूला आता है। अब यहाँ पे अगर आप थीटा इज इक्वल टू 90 रख दोगे, थीटा इज इक्वल टू जब आप 90 डिग्री रख दोगे तो 90 डिग्री का मतलब पोल पे जी डैश, देखो आप जी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पोल पे थीटा इज इक्वल टू 90 होगा तो जी डैश आप रख दो यहाँ पे, थीटा 90 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाली वैल्यू 90 पे 0 हो जाएगी, तो जी डैश बराबर जी नहीं आ जाएगा, जी डैश बराबर जी आ जाएगा पोल पे। ठीक है, और थीटा जब 0 रख दोगे तो ये 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1। आप इसको सॉल्व करोगे, थीटा इज इक्वल टू 0 कहाँ पे होता है, थीटा इज इक्वल टू 0 इक्वेटर पे होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जिनका यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अब करते हैं हम क्वेश्चंस को। सबसे पहले मैं इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखिएगा, उसके बाद आगे करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन लेते हैं। ये है, जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृथ्वी एक गोले के सन्निकट रूप है, मतलब अर्थ जो है अप्रोक्सीमेटली एक स्फेरिकल है। ठीक है, यदि इसके अभ्यंतर मतलब इसके इंटीरियर में हर स्थान पर घनत्व द्रव्य समान नहीं है, अभ्यंतर मतलब अंदर, यहाँ पे डेंसिटी कुछ और है, यहाँ पे डेंसिटी कुछ और है, यहाँ पे कुछ डेंसिटी अलग है, तो पृथ्वी के पृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण की बात कर रहा है, केंद्र की ओर निर्दिष्ट होगा। सर केंद्र की ओर निर्दिष्ट होगा कैसे कह सकते हैं इसको हम, हर स्थान पर समान नहीं होगा। ये पहली बात तो ये केंद्र की ओर निर्दिष्ट नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग डेंसिटी है तो फोर्स अलग अलग लगेगा, तो जरूरी थोड़ा है कि उसका रिजल्टेंट हमेशा केंद्र की ओर हो, यहाँ हो सकता है। अगला देखो, हर स्थान पर समान मान होगा परंतु केंद्र की ओर निर्दिष्ट नहीं होगा, ये भी नहीं कह सकता हूँ कि हर स्थान पर समान मान होगा इसका। ठीक है, ये भी गलत हो गया। परिमाण में हर स्थान पर समान, केंद्र की ओर निर्दिष्ट, इसको तो हम पहले ही कह चुके हैं, केंद्र की ओर निर्दिष्ट होगा वाली कॉन्सेप्ट को हम पहले ही हम हटा चुके हैं। ठीक है, आप इससे भी लगा सकते हैं, जी इज इक्वल टू एफ अपॉन एम लगेगा ना, एफ अलग अलग उसका रिजल्टेंट अलग अलग आएगा, तो तब ये भी गलत हो जाएगा। परिमाण में हर स्थान पर समान, केंद्र की ओर निर्दिष्ट, किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होगा, ये बिल्कुल सही है सर, किसी भी पॉइंट पे 0 नहीं होगा। अर्थ सरफेस की बात कर रहा हूँ, अभी हमने ऊपर जो पढ़ा था वो सेंटर पे पढ़ा था। ठीक है, इसका आंसर किसी भी बिंदु पर वो शून्य नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए इनको। पृथ्वी के से प्रेक्षण करने पर सूर्य लगभग वृत्ताकार कक्षा में गति करता है। पृथ्वी से जब आप देखते हो सूर्य वृत्ताकार
मार्ग में चलता है। ठीक है, अर्थ है यहाँ पे और ये सन होगा, तो वो जो होगा पृथ्वी से प्रेक्षण करने पर सूर्य लगभग वृत्ताकार कक्षा में गति करता हुआ प्रतीत होता है। बुध जैसे किसी अन्य ग्रह, जब आप यहाँ पे इसके इस तरीके से, ये प्लेनेट है, यहाँ पे आपका मरकरी ले लो आप, ठीक है, बुध जैसा कोई अन्य ग्रह गति के लिए पृथ्वी के प्रेक्षण करने पर यह बात, ये अगर यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अर्थ से पाथ सर्कुलर होता है। अर्थ से अगर हम अर्थ से देखें तो अर्थ का तो पाथ सर्कुलर होता है, लेकिन वो कहता है कि आप पृथ्वी से इसको देखोगे मरकरी को, उसका पाथ भी सर्कुलर हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इसी प्रकार सत्य है, गलत है। ये ज़रूरी थोड़ा ना कि सर्कुलर पाथ बनाएगा, कुछ और पाथ भी बना सकता हो, और ज़रूर ये भी नहीं है कि इलिप्टिकल बनाएगा। सत्य नहीं है, क्योंकि पृथ्वी एवं बुध के बीच बल व्युत्क्रम वर्ग के नियमानुसार नहीं होता, ये तो गलत है। ये भी अपने आप में गलत है क्वेश्चन। ठीक है, सत्य नहीं है क्योंकि बुध पर प्रमुख गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य के कारण। सत्य ये भी गलत है, कहता है क्योंकि बुध पर प्रमुख गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य के कारण। हाँ, वो डिफरेंट होगा ना, सूर्य के कारण जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा बुध पर अलग होगा, पृथ्वी पर अलग होगा। इसी कारण से वो आप देखने पर सर्कुलर नहीं बनाएगा, वो ज़रूरी नहीं है। ये वाला फिर अपने आप ही गलत हो जाएगा। सत्य नहीं क्योंकि बुध गुरुत्वाकर्षण बलों के अतिरिक्त अन्य बलों से भी प्रभावित होता है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है सर। देखिए, पृथ्वी की परिक्रमा करने पर उपग्रहों की आयु परिमित होती है तथा कभी कभी उपग्रहों का कचरा पृथ्वी पर गिरता है। मतलब ना, ये अर्थ से जब सैटेलाइट इस तरीके से सैटेलाइट घूमेगा अर्थ सरफेस पे, तो होगा क्या, इसमें आपको मैंने बताया था विस्कोसिटी जो होती है ना, लिक्विड्स फ्लूइड्स पे होती है। फ्लूइड में लिक्विड आता है और गैस आती हैं, तो यहाँ विस्कोसिटी भी होगी। तो इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, वो जो आपका सैटेलाइट होगा उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। जब फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो जो उसका रोटेशन का जो वेलोसिटी होगी धीरे धीरे कम होगी। वेलोसिटी कम होगी, रेडियस कम होगा, वेलोसिटी भी कम होगी और रेडियस भी कम होगा। तो इस केस में उसकी एनर्जी भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस केस में रेडियस भी कम हो जाएगा। तो मेन रीजन क्या है, वो ख़त्म भी हो जाते हैं, टूट जाते हैं। आपने सुना होगा ना, जो सैटेलाइट हैं गिर जाते हैं, टूट कर गिर जाते हैं, उसका रीजन ही ये विस्कस फोर्सेज हैं। ठीक है, श्यान बल, यही इसमें एग्जाम्पल ये लिखा है आंसर। देखिए, श्यान बल उपग्रह की चाल को कम करते हैं, बिल्कुल सही है। और इस प्रकार उपग्रह की ऊंचाई धीरे धीरे घटती है, ऊंचाई भी घटेगी, बिल्कुल घटेगी, वेलोसिटी घटेगी, ऊंचाई भी घटेगी आपकी, और एनर्जी भी घटेगी। सौर सेल, ये तो बिल्कुल ही गलत है। सौर सेल समाप्त बैटरी इसी तरीके से मेंटेन बनाए जाते हैं कि उनकी बैटरी समाप्त ना हो। गुरुत्वाकर्षण के नियम की ओर सर्पिल, ये तो बिल्कुल गलत है। अन्य ग्रहों से संगठित करते हैं, ये क्या बात हुई, अन्य घटों से संगठित करते हैं, मतलब ये बात समझ में नहीं आई। वो एक ही रीजन है, विस्कस फोर्सेस जो है ना, उसके कारण। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि पृथ्वी तथा चंद्रमा दोनों पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। सूर्य से प्रक्षेपण करने पर चंद्रमा की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होगी। ये कैसे कह सकते हैं सर हम? सूर्य से दीर्घवृत्ताकार जरूरी नहीं है। यहाँ पे आप अर्थ को ले लो और यहाँ पे मून ले लो और यहाँ पे सन ले लो। ठीक है, तो इन पे मून और सन पे फोर्स ये लगेगा, मून और अर्थ पे भी लगेगा। जब रिजल्टेंट निकालोगे तो रिजल्टेंट इनका कुछ और हो सकता है, तो दीर्घवृत्ताकार हो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, चंद्रमा की कक्षा दीर्घवृत्ताकार हो ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो अर्थ का तो सन के रिस्पेक्ट में सर्कुलर होता है, इसका जरूरी नहीं है। ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा सर। ये नहीं है तो सर्कुलर नहीं है तो इलिप्टिकल भी नहीं होगा। पूर्ण रूप से दीर्घवृत्तीय नहीं होगा क्योंकि उस पर लगा कुल गुरुत्वाकर्षण बल केंद्रीय बल, ये बिल्कुल सेंट्रल फोर्सेज है, वो जरूरी नहीं है। ठीक है, बी तो इसका करेक्ट है। सेंट्रल फोर्स तो वो होते हैं ना जो सेंटर की ओर लगते हैं, इसका रिजल्टेंट कुछ यहाँ को आ गया तो सेंटर यहाँ को है, तो सेंटर की ओर जरूरी नहीं है कि सेंटर की ओर होगा। दीर्घवृत्त नहीं होगा परंतु आवश्यक रूप से एक बंद वक्र होगा, ये कैसे कह सकते हैं? पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य ग्रहों के प्रभाव के कारण दीर्घवृत्त से काफ़ी भिन्न होगा, ये भी नहीं कह सकते हम। तो इसका क्या होगा? पूर्ण रूप से दीर्घवृत्तीय नहीं होगा। क्यों? उसका लॉजिक यही है, दीर्घवृत्तीय होने के लिए इन जो सेंटर की ओर सेंट्रल फोर्स होते हैं ना, उसको बनाए रखने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है।
तो सेंट्रीपिटल फोर्स फिर बाद में आपने पढ़ा होगा कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3 टाइप, वो केपलर थर्ड लॉ, तो वो जो उसको दीर्घ वृत्ताकार का बनाए रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा वो दीर्घ वृत्ताकार हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसलिए ये होगा। अब पहले ज़रा सा ऊपर के क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा ये क्वेश्चन ज़रा सा टिपिकल थे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। अब ये कुछ एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए, धरती की सतह से मापने पर, क्या कह रहा है, धरती की सतह से मापने पर एक वस्तु का भार, एग्जाम के क्वेश्चन है, वस्तु का भार क्या होता है, 60 न्यूटन। चंद्रमा की सतह पर भार क्या होगा? सर ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के त्वरण का आपको पता होगा 1/6 भाग होता है। तो सर जी डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, g/6 हो जाएगा। तो जी तो आपको कितना दे रखा है, 60 इंटू 1/6 दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन का लगेगा इस पर। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 200 न्यूटन है, इसका द्रव्यमान क्या होगा? वजन W बराबर आप जानते हैं mg। ठीक है, वजन भारी है, वस्तु का भार। ठीक है, तो ये 200 दे रखा है, बराबर m कितना है, m इंटू 10। तो m का मान निकाल लो, m का मान कितना आ जाएगा, 20 kg आएगा शायद। ठीक है, ये तो क्वेश्चन वैसे ही सही हो जाता, आपको बिना सॉल्व करे कर देता है। आप इसको देखो, ये पास्कल दिया है, न्यूटन दिया है, ये तो वैसे ही बिना सॉल्व करे आ जाता है ना। द्रव्यमान की ये यूनिट होती ही नहीं है, यूनिट से भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना अभी पढ़ा हमने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? वस्तु का द्रव्यमान जो है आपका 10 किलोग्राम है, भार पृथ्वी पर कितना होगा सर? द्रव्यमान दिया है, तो भार अगर आप बात करें तो क्या W बराबर m इंटू जी होता है ना, तो 10 इंटू 9.8 जी का मान इसने दिया ही है, तो 98 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, ये दो ऑप्शन तो वैसे ही हट जाएंगे ना किलोग्राम में। ठीक है ना, 90 क्या हमें वो निकालना है ना, हमें क्या निकालना है, यहाँ से भार निकालना है ना, 9.8 भार, W बराबर m इंटू जी। ठीक है, न्यूटन में ही आएगा। अगला देखिए, यदि सूर्य तथा पृथ्वी का द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी क्रमशः m और m और दूरी r हो, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी पर परिक्रमण करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? ठीक है, ये कितना कार्य करना पड़ेगा कह रहा है। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है ना सर, बल गुणा विस्थापन को d से नोट कर देता हूँ मैं। अब बल तो ठीक है जो भी होगा, विस्थापन तो 0 हो जाएगा ना। ऐसा क्यों? वृत्ताकार पथ पर अगर चक्कर लगाने पर जो पृथ्वी के द्वारा कुल विस्थापन जो होगा वृत्ताकार पथ पर लगाएगा तो कुल विस्थापन ये 0 हो जाएगा ना। ये यही कह रहा है, सूर्य तथा पृथ्वी के द्रव्यमान और उसके चारों बीच की दूरी इतनी है, चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण करने पर तो ये विस्थापन 0 हो जाएगा ना। तो इसलिए ये आपके पास कार्य भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए सर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दो वस्तुओं के बीच की सामान्य दूरी से 6 गुना अधिक हो जाए, दूरी सामान्य दूरी से अगर 6 गुना अधिक हो जाती है तो तब क्या बनेगा? आप देखो, F बराबर जो फोर्स लगता था जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर लगता था, m1m2 अपॉन कितना होता था, आर स्क्वायर। अगर आप क्या कर दो, दूरी 6 गुना कर दो, दूरी को 6 गुना कर दोगे तो F डैश बराबर कितना आ जाएगा, जी m1m2 अपॉन कितना हो जाएगा, 6r का स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉल्व कर लो, और 1/6 का स्क्वायर 1/36 एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो F डैश जो हो जाएगा F/36 हो जाएगा। F डैश बराबर F/36, तो कितना 1/36 गुना हो जाएगा। ठीक है सर, 1/36 गुना ये वैल्यू हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान के आधे हैं। ठीक है, तो जी का मान, सर जी का मान तो ये द्रव्यमान पर निर्भर कर ही नहीं रहा था, जी बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर था ना। ठीक है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो आप ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की त्रिज्या और अच्छा पृथ्वी के लिए ही दे रखा है, एम मास का नहीं दे रखा है, तो वो जो ग्रह है उसका पृथ्वी की त्रिज्या का r भी r/2 है उस ग्रह के लिए, m भी जो है m/½ है, कोई ग्रह होगा ना। पृथ्वी का जो द्रव्यमान m है,
m का हाफ है, उसका रेडियस यही है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान निकालना है। तो जी डैश बराबर कितना हो जाएगा बताओ, g इंटू एम अपॉन 2 होगा और नीचे होगा आर स्क्वायर अपॉन 4। इसको ऊपर ले जाओ, जब आप ऊपर ले जाओगे तो ये 2 बचेगा आपका, 2g के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब जी डैश जो हो जाएगा 2 इंटू जी के बराबर आ जाएगा। तो 2 इंटू जी का मतलब 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्योंकि ये फॉर्मूला ऐसे ही दे रखा है। 9.8 इंटू 2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 19.6 ना, यही आएगा सर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए सर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, मान लें एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर है। कोई काल्पनिक ग्रह था जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर है, त्रिज्या 1/3 के बराबर है। वही क्वेश्चन तो हो गया। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जी है तो उसके गुरुत्वाकर्षण का मान निकालना है सर। ठीक है, तो जी बराबर, फिर वही बताता हूँ मैं, जी बराबर जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो अब ये जी डैश ले लेते हैं, जी डैश कितना हो जाएगा, जी एम अपॉन 2। यहाँ तो ये कर दो, यहाँ आर अपॉन 3 का स्क्वायर कर दो, क्योंकि आर बाई 3 हो जाता है कह रहा है ना। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे ना, 9/2g आ जाएगा सर, ये 9/2g। जी डैश बराबर 9 मल्टीप्लाई कर लो ना, स्क्वायर ऊपर ले जाओगे तो ये 2 ही रहेगा, यहाँ स्क्वायर होगा ना, तो 9/2 के बराबर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ये तो बता ही दिया, ऊपर जो बता रखा तो वही तो क्वेश्चन है। 2g आ रहा था, मान लें काल्पनिक ग्रह है कोई जिसका द्रव्यमान त्रिज्या पृथ्वी के आधे के बराबर है, पृथ्वी की सतह पर। जो वही क्वेश्चन तो है, 2g नहीं आ रहा था, अभी एक ही क्वेश्चन है। दोनों पृथ्वी के द्रव्यमान की त्रिज्या, अब ये क्या कह रहा है, यहाँ पे n गुना कर दिया गया है, दोनों को n गुना कर दिया गया है शायद। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लें एक ग्रह है जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या के 2 गुने हैं। तो इसका मतलब जो वो नया ग्रह है उसके लिए मास जो है, मास ऑफ अर्थ बाई 2 है, और जी, और दूसरा क्या है, आर जो है वो आर बाई 2 है। ठीक है सर, तो जी डैश जब मैं निकालूंगा, बाकी बाद में पढ़ेंगे उसको, जी डैश जब निकालूंगा तो वो कितना आ रहा था आपके पास, 2g के बराबर आ रहा था। जी डैश की वैल्यू 2g आ रही थी। तो उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी से n गुना है, n का मान कितना होगा, तो n का मान यही तो है, n गुना होने पे 2 हो जाएगा फिर। ठीक है ना, n का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा सर, यही तो आएगा शायद। n का मान कितना हो जाएगा, क्या n का मान, ये n गुना है, n का मान सही सॉल्व किया हमने, क्या आ रहा था एक बार देख लेता हूँ यार इसको मैं। जी डैश इज इक्वल टू जी एम अपॉन 2 आर स्क्वायर ना। तो ये क्या कह रहा है, गुरुत्वाकर्षण का मान, उस ग्रह के सतह पर गुरुत्वाकर्षण का मान, अच्छा n गुना ऑफ जी, n गुना ऑफ जी है, g का n गुना है, तो g का n गुना मतलब कितना हो जाएगा, g का n गुना, तो जी डैश बराबर ng के बराबर आ जाएगा। फिर जी डैश की वैल्यू ng नहीं हो जाएगी, तो ng बराबर मेरे पास इतना आ जाएगा, ng बराबर जी एम अपॉन 2 आर स्क्वायर आ जाएगा, ng बराबर यह आ जाएगा। तो n का मान कितना आ रहा है इसमें देखो, खुद ही समझ लो आप, 1/2 आ जाएगा ना, n का मान 1/2 आ जाएगा, ये 2 नहीं होगा सर, n का मान 1/2 आ जाएगा, वो नीचे आ रहा ना, ng बोला था उसने, हमने गलत पढ़ दिया था वो। ठीक है सर, ऐसे हो गए। अगला क्वेश्चन देखो, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पृथ्वी की सतह से उसकी त्रिज्या इतनी ऊंचाई पर त्वरण का मान लगभग कितना होगा कह रहा है। तो ऊंचाई के लिए जी डैश इज इक्वल टू, फॉर्मूला पढ़ा था हमने, जी एम अपॉन आर प्लस कितनी ऊंचाई कह रहा है, आर बाई 10, एच ये होती थी ना, आर बाई 10 का स्क्वायर। तो जी डैश इज इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करोगे सर आप पाओगे ये 100/121g आएगा। ठीक है, सॉल्व करके देख लो। तो g का मान रख दो, फिर g का मान रखोगे 9.8, तो 100/121 इंटू 9.8, तो इसको सिंप्लीफाई जब आप करोगे तो 8.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 8.1 तो है ही नहीं, 8.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। देखिए सर, इसको ज़रा सा हम मिटाते हैं, उसके बाद इन क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, थ्योरी वाला पोर्शन समझाया था ना यहाँ पे, तो इसको ज़रा सा मैं रब कर देता हूँ, फिर इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िए। एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड ऑन, किस किस पे डिपेंड करती है। अभी मैंने आपको बताया था, इसमें से अगर कोई ऑप्शन ऐसा है जिस पे वो डिपेंड नहीं करती है या करती है तो उसको आप हटा सकते हैं। पहला क्या कह रहा है, ओनली ऑन मास ऑफ प्लेनेट। मास ऑफ प्लेनेट पे तो करती ही नहीं है। जी बराबर क्या था, जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर था ना। ठीक है, एसिलेशन ओनली, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड अपॉन, अच्छा, ओनली साइज, साइज पे कहाँ डिपेंड करेगी, बोथ मास एंड साइज, ये गलत हो गया, तो ओनली मास आ जाएगा इसका आंसर। नहीं, सॉरी, प्लेनेट की कह रहा है ना, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह रहा है। एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है सर, वो मास और साइज पे, प्लेनेट के मास पे भी डिपेंड करेगी और साइज पे भी डिपेंड करेगी। ठीक है, तो अर्थ सरफेस पे निकाला था हमने ना, प्लेनेट के लिए अलग होगी ना, प्लेनेट के लिए अलग होगी ना। अभी तो पढ़ रहे हैं ऊपर हम मास को हाफ कर दें या इतना कर दें करके, मास पे भी कर रही है, उसके साइज़ पे भी डिपेंड कर रही है, आर पे भी कर रही है ना, तो दोनों पे डिपेंड कर रही है। वो ये जी जो था ये अर्थ सरफेस पे था। हाँ, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडी हमेशा अट्रैक्टिव होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये फोर्स अट्रैक्टिव होता है, जबकि वो जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है सर। अगला क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ जी विल बी मैक्सिमम, जी की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी। द वैल्यू ऑफ जी विल बी मैक्सिमम कहाँ पे होगी, पोल पे और माउंट एवरेस्ट पे गलत है, सेंटर ऑफ अर्थ पे तो जीरो हो जाएगी, यहाँ पे पोल पे ही होगी। ठीक है, टू बॉडी, अभी तो बताया था आपको, टू बॉडी ए एंड बी ऑफ मास एम 4 आपके पास, तो ये तो अभी क्वेश्चन कर रखा हमने, सॉल्व कर लो इसको, कितना आएगा वो ए एंड बी के लिए। यहाँ पे ऐसा दे दिया, आप सॉल्व करोगे तो d/4, मेरे ख्याल से d/4 आएगा या d/3 आएगा, सॉल्व करके देख लेना आप। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ, तो अट्रैक्शन फोर्स कितना होता है, जी की बात बोल रहा है। ठीक है, एंड बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम की बात कर रहा है, तो 1 किलोग्राम के लिए कितना आ जाएगा, वो बेसिक डेफिनेशन हो जाएगी। द इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मास ऑफ बॉडी आर, छठा क्वेश्चन देखिए, एग्जैक्टली इक्वल होते हैं इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास, ए और जी हो जाएगा ना, वो बस अंतर इतना आ जाएगा वहाँ पे। ए मास इज रिलीज्ड फ्रॉम द अर्थ इन ए होल ड्रिल अलोंग द लाइन जॉइनिंग। ठीक है, ड्रिल अलोंग लाइन जॉइनिंग, तो होगा क्या, इसमें एक मास को रिलीज़ कर दिया आपने, इस तरीके से ड्रिल कर रहे थे अर्थ सरफेस पे, तो होगा क्या, इसमें ये ऑसिलेट करने लग जाता है, सेंटर के अबाउट, अर्थ सेंटर के अबाउट ऑसिलेट करने लग जाता है। हमने ऑसिलेशन चैप्टर में भी पढ़ा था, एक इमेजनरी एक सुरंग बना दी थी आर पार इनफाइनाइट लेंथ की, तो वो ऑसिलेटरी मोशन होता था, तो ये ऑसिलेट करने लगेगा सेंटर के अबाउट। अगला 9th क्वेश्चन देखिए आप, ए बॉडी एंटर द ग्रेविटेशनल फील्ड फ्रॉम आउटसाइड, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ बॉडी, तो आउटसाइड से आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी सर, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ ए बॉडी इज कीप फ्रॉम द बॉटम ऑफ डीप माइन देन द टॉप ऑफ माउंटेन टू द टॉप ऑफ माउंटेन, मतलब नीचे से ऊपर को ले जा रहे हो, तब ये जी का मान पूछ रहा है सर। तो होता क्या है, पहले इंक्रीज करेगा और फिर डिक्रीज करेगा, सरफेस पे होता है ना, यहाँ से नीचे को जाते समय डिक्रीज करता है, तो ऊपर को ले जा रहे हो आप तो पहले इंक्रीज करेगा, यहाँ से फिर ऊपर को जाएगा तो माउंटेन की ओर, तो फिर डिक्रीज करने लग जाता है, तो फर्स्ट इंक्रीज फिर डिक्रीज। ठीक है, अगला 14 क्वेश्चन, ऑल नोन प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द
सन, तो वो पाथ कैसे होते हैं, जो जितने भी हैं नोन प्लेनेट जो होते हैं सन के अबाउट जो रोटेट करते हैं उनके बारे में बोल रहा है। सन के अबाउट जो रोटेट करते हैं तो इलिप्टिक ऑर्बिट में रोटेट करते हैं, केपलर का लॉ ना, इलिप्टिक ऑर्बिट में रोटेट करते हैं। वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट इन इट्स ऑर्बिट चेंज इन, ठीक है, वेलोसिटी कैसे चेंज होगी, चेंज इन 15 का क्वेश्चन को देखो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो वेलोसिटी है ना तो वेक्टर क्वांटिटी है, खाली मैग्नीट्यूड तो होगा नहीं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो जाएंगे। ए पीस ऑफ कॉटन एंड ग्लास मार्बल आर ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है, फ्रॉम द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट पे आपने एक मार्बल का और एक ग्लास को फेंका नीचे की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, तो होगा क्या, तो दे विल स्ट्राइक द ग्राउंड साइमल्टेनियसली इफ दे आर इन वैक्यूम, वैक्यूम में होंगे तो साइमल्टेनियसली नीचे गिरेंगे वो, और वैक्यूम के अलावा कुछ और होगा तो कुछ रेजिस्टेंस और बाहर के रेजिस्टेंस भी लग जाएंगे ना। इफ़ द अर्थ वर टू सीज रोटेशन ऑन द इट्स एक्सिस द वैल्यू ऑफ जी गोइंग, अगर रोटेट करना बंद कर देगी तो क्या हो जाएगा, वो जो जी की वैल्यू होगी गोइंग इक्वेटर पर जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी सर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, 21 देखो, 21 हमसे कहता है ए सैटेलाइट विथ काइनेटिक एनर्जी ई आर, कोई सैटेलाइट है जिसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ई आर है, रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट, द एडिशनल काइनेटिक एनर्जी विच शुड बी गिवन टू सैटेलाइट सो दैट मे जस्ट, अच्छा एडिशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी दी जाए जिससे कि वो एस्केप कर जाए, ठीक है, वो कितना क्या कर जाए, एस्केप कर जाए। तो पहली बात तो हम जानते हैं एस्केप वेलोसिटी वी ई बराबर √2v0 के बराबर होती है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एस्केप वेलोसिटी निकालूंगा तो काइनेटिक एनर्जी एस्केप वेलोसिटी की काइनेटिक एनर्जी जो आ जाएगी 1/2 इंटू एम कितनी हो जाएगी, v² का मतलब 2v0 का स्क्वायर, अंडर रूट का स्क्वायर खोलोगे ना, तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 2 इंटू कितना आएगा, ये 1/2 mv0 का स्क्वायर ये आएगा, और इसको कितना लिख सकता हूँ मैं, 2ER लिख सकता हूँ, ER से नोट किया रहा, सैटेलाइट की आ जाएगी ना, ठीक है, ER आ गया। अब देखो एडिशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी फिर, 2ER ये है, और ये कह रहा है विथ काइनेटिक, सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी ER है, तो एडिशनल कितना देना पड़ेगा आपको, ER कम कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ER आ जाएगा। समझ रहे मेरी बात को, इतनी तो है ये आई, तो अब ये इतनी सैटेलाइट की है तो एक्स्ट्रा कितनी देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा आपको कितनी देनी पड़ेगी, ER देनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, अगला क्वेश्चन इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें पहले आपको ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन से पहले NCERT के कुछ क्वेश्चन बताता हूँ यार, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ना, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो मैंने वैसे भी बहुत सारे करा रखे हैं आपको, ठीक है। इसमें एक 39 क्वेश्चन जो है ये कॉन्सेप्ट बेस्ड लग रहा है मुझे, 39 क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, सैटेलाइट आर मूविंग इन ऑर्बिट R1 ग्रेटर देन R2, द वेलोसिटी एसोसिएटेड विद देम, जो वेलोसिटी एसोसिएट होगी वो कितनी होगी कह रहा है, 98 क्वेश्चन। तो वेलोसिटी एक्चुअली होती है प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴ के। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करके क्या मिलेगी आपको, तो इस तरीके का है, तो v2 बाद वाले की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी ना, क्योंकि ये नीचे है, देखो r पे डिपेंड कर रहा ना, R1 बड़ा है R2 से, तो वेलोसिटी किसकी हो जाएगी, v2 वाले की बड़ी हो जाएगी ना, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है, ठीक, इन्वर्स रिलेशन होने की वजह से ऐसा होगा। और ये ऊपर वाला क्वेश्चन भी ऐसा कॉन्सेप्चुअली है, ए पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सर्टेन प्लेनेट इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r इज t, इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4r के ऑर्बिट में कितना होगा पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। सर इसमें सीधे आपका फॉर्मूला लगेगा केपलर का लॉ, T2/T1 की पावर निकाल देता हूँ मैं, 2 जो होगी वो क्या हो जाएगी, R2/R1 की पावर 3 के बराबर हो जाएगी। तो अब आप पहले केस में कितना, बाद वाले में कितना है 4r,
और पहले कितना था r, इसकी पावर कितना कर दो 3, केपलर लॉ लगा रहा हूँ मैं 64, T2 अपॉन T1 कितना आ जाएगा फिर, T2 अपॉन T1 8 आ जाएगा, तो T2 बराबर 8T1 हो जाएगा, 8T लिख देता हूँ मैं इसमें, ठीक है, इतना आ जाएगा, ठीक। कोई और क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड है? नहीं है। तो अब मैं पहले इसके कुछ क्वेश्चन से आपको बताता हूँ। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी के ये क्या है आपके पास, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे। इसकी बात करें तो ये देखो, ये क्वेश्चन क्या है, निम्न में से सही, गुरुत्वीय त्वरण ऊंचाई बढ़ने पर घटता है, ये बात तो बिल्कुल सही है, गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है ऊंचाई बढ़ने पर घटता है, ये तो सही है। इसमें आप एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, ठीक है। कौन सा सही है कह रहा है, तो ये जो ए ऑप्शन है ये तो सर करेक्ट ही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। गहराई बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता है, ये गलत हो गया, गहराई में भी और ऊंचाई में भी आपका बढ़ता है। अक्षांश बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता है, सी वाला, सी की अगर हम बात करें तो सी वाला भी अक्षांश बढ़ेंगे तो थीटा बढ़ने पे भी बढ़ेगा ही, क्योंकि थीटा का मान जो होता है ना इस तरीके से लैटिट्यूड को, ये लैटिट्यूड है, ये थीटा हो गया आपका, तो इस पे भी बढ़ेगा ही। और गुरुत्वीय त्वरण द्रव्यमान पर निर्भर, गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की बिल्कुल करता है सर, हमने अभी पढ़ा था, जी का मान कितना होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है ना, तो ये मास पे तो डिपेंड कर रहा है, पृथ्वी के मास पे डिपेंड कर रहा है, ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा। तो 2 ऑप्शन करेक्ट हो गए इस क्वेश्चन के लिए। अगला देखो, यदि गुरुत्वाकर्षण नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम के घन के नियम हो जाए, मतलब कहने का मतलब गुरुत्वाकर्षण नियम प्रोपोर्शनल होता था ना, जो एफ जो होता था 1/r स्क्वायर के होता था, तो एफ यदि r क्यूब के प्रोपोर्शनल हो जाए ना, ध्यान दीजिएगा, ग्रहों की कक्षा उस केस में दीर्घवृत्ताकार 3 गुना हो जाएगा, तो उस केस में आपके पास दीर्घवृत्ताकार कक्षा जो होगी आपके पास नहीं रहेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कक्षा दीर्घवृत्ताकार कैसे रहेगी फिर, ये तो कक्षा दीर्घवृत्ताकार कह रहा ना है, क्योंकि होगा क्या, जो आप इसको सॉल्व करोगे तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता था ना केपलर का नियम, तो यहाँ से सर्कुलर मोशन बनाने के लिए इसको जब सॉल्व करते हो तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ग्रहों की कक्षा दीर्घवृत्ताकार नहीं होगी, तो ये बात तो सही होनी चाहिए, दीर्घवृत्ताकार कहाँ होगी फिर ये, क्योंकि वो सेंट्रीपिटल फोर्स तो डिफरेंट आ गया। ग्रहों की वृत्ताकार कक्षाएं संभव नहीं हैं, तो अगर वृत्ताकार नहीं है तो दीर्घवृत्ताकार भी नहीं होती ना। हाथ से पृथ्वी के पृष्ठ पर फेंके गए पत्थर के प्रक्षेप गति लगभग, हाँ ये पैराबोलिक होगी बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। ये दीर्घवृत्ताकार, अच्छा सही तो है, दीर्घवृत्ताकार नहीं होंगी कक्षाएं, दीर्घवृत्ताकार संभव नहीं है। इस क्वेश्चन में ऐसा क्या कर दिया, एक समान घनत्व के गोली खोल के, यार ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ हो गया। ये क्वेश्चन में दीर्घवृत्ताकार अगर वो आपके पास ये केपलर का थर्ड लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है तो दीर्घवृत्ताकार तो नहीं होनी चाहिए ना कक्षा। चलो छोड़ो इसको, अगले उसमें देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो तो, यदि सूर्य का द्रव्यमान 10 गुना छोटा तथा गुरुत्वीय नियतांक g को 10 गुना बड़ा कर दोगे आप, ठीक है, गुरुत्वीय नियतांक को 10 गुना बड़ा कर दोगे, तो उस केस में क्या होगा, पृथ्वी पर चलना अधिक कठिन हो जाएगा। ये बात तो बिल्कुल सही है सर, क्योंकि जी का मान बढ़ जाएगा तो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा ना, तो सेंटर्स की ओर जो आप फोर्स लगाते हो ज़्यादा लगाना पड़ेगा, कठिन हो जाएगा। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण परिवर्तन नहीं होगा, ये कैसे कह सकते हैं हम, ये तो गलत हो जाएगा। वर्षा की बूंद अत्यधिक तेज़ गिरेगी, हाँ वेलोसिटी बढ़ जाएगी ना, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो ये तेज़ रूप से गिरने लगेगी। वायुयान को अधिक तीव्रता से चलना पड़ेगा, हाँ ज़्यादा तीव्रता से चलना पड़ेगा ना, तभी तो वो चल पाएगा, नहीं तो रुक जाएगा वो। ये इतने ऑप्शन सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो, यदि सूर्य तथा पृथ्वी पर विशाल मात्रा में विजातीय आवेश हो, मतलब विजातीय आवेश का मतलब आवेश से क्या होता है, होते ही हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है, और दूसरा क्या होता है,
ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों इन्वर्स स्क्वायर लॉ हैं, तो ये आवेश से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केपलर के तीनों नियम जो होंगे, इस पे कहता है कि केपलर के तीनों नियम वैध होंगे। ठीक है, केपलर के तीनों नियम, यस केपलर के तीनों नियम उस पर वैलिड होंगे सर, क्योंकि ये इस पर कुछ और तो फर्क पड़ नहीं रहा है, आवेश के बारे में बोल रहा हूँ। तो केवल तीसरा नियम गलत हो गया, केवल दूसरा नियम, केवल पहला नियम ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब इस केस में केपलर के तीन नियम जो होंगे वैलिड होंगे, क्योंकि आवेश के बारे में उसने केवल बोल रखा है सर। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, तो इनको आप देख लीजिए। उसके बाद जो होगा आपके पास